परम श्रद्धेय पूज्य और आप सब जिनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर के अपनी श्रद्धा और भावना से यहाँ पर पहुँचे हैं, ऐसे श्रद्धेय स्वामी जी और संपूर्ण नेपाल देश से लगभग सभी जिलों से पधारे हुए आप सभी भाई बहन, यह योग का अभियान शून्य से प्रारंभ होकर के आज शिखर को पहुंचा, शिखर का आरोहण कर रहा है। बहुत सारे लोगों को कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि कहीं पतंजलि में योग का कार्य कहीं धीमा तो नहीं पड़ा। वो कई बार ऐसा होता है क्योंकि कोई आदमी ये कल्पना नहीं कर सकता है कि एक आदमी कितना काम कर सकता है। जो काम सामने दिखाई देता है, जिसकी थोड़ी सी चर्चा होती है, आदमी को लगता है, लोगों को लगता है कि वही काम पतंजलि में हो रहा है। चर्चा हो या ना हो, लोग बातें करें या ना करें, जिन उद्देश्यों को लेकर के, जिन कार्यों को लेकर के यह पतंजलि योगपीठ प्रारंभ हुआ था, आज भी वह कार्य पतंजलि के सबसे प्राथमिक और सबसे अग्रणी कार्यों में है। बाहर की दुनिया के लोग आपकी कार्यों की गहराइयों का आकलन और मूल्यांकन सही कर पाए ये जरूरी नहीं है, परंतु हम अपना मूल्यांकन सही करें ये बहुत ज़रूरी है। और यह मूल्यांकन का निरंतर जो एक प्रवाह है, इसकी जो ये परंपरा है वो अखंड अक्षुण्ण रहे। इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी आप सबको वर्ष में कम से कम यहाँ पर दर्जनों योग शिविर, इतने बड़े बड़े योग शिविरों का आयोजन होता है कि जहाँ पर देश के कोने कोने से, विदेशों से भी और दुनिया के सभी जगहों से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। यह श्रद्धेय स्वामी जी का तप पुरुषार्थ और दुनिया के लोगों की उसकी योग के प्रति स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता। दुनिया में जब कोई काम हो जाता है तब उस काम का श्रेय लेने वाले लोगों की कोई कमी नहीं होती है। और कभी कभी आदमी को भ्रम यह होता है कि ये जो कुछ हो रहा है वो मेरे द्वारा शायद मैं कर रहा हूँ, परंतु जो लोग जिन्होंने शून्य में सृजन का संकल्प लिया, यदि उनको निहारेंगे तो लगता है कि बाकी लोग तो किसी के तप के द्वारा, किसी के पुरुषार्थ के द्वारा, किसी के अनवरत संघर्ष के द्वारा, किसी के प्रति पल प्रति क्षण एक कार्य के लिए सततः अपने को क्रियाशील करने के द्वारा जो सृजित है उस फल को काटने का काम कर रहे हैं। तो जिस सृजन को श्रद्धेय स्वामी जी ने प्रारंभ किया, जिसकी शुरुआत की, आप इतने भाई बहन इतने दूर नेपाल से, महाराज जी इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनके गांव तक गाड़ी नहीं जाती है, वहाँ घंटों कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। कुछ तो इतने दूर दूर भी मिलेंगे कि हो सकता है दिन भी लगे पैदल। तो वह योग की ज्योति, उस योग का प्रताप कहीं न कहीं से उस कोने तक पहुंची। तो इसमें श्रद्धेय स्वामी जी के तप और पुरुषार्थ के अतिरिक्त दूसरा कारण नहीं। आज योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
मान्यता मिल गई इंटरनेशनल योगा डे के रूप में। और मुझे यह भी कहते हुए खुशी है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को जितना बेहतर भारत में मनाया जाता है उससे कहीं बेहतर नेपाल में आप सब लोग के पुरुषार्थ से वो मनता है। आबादी के हिसाब से देखा जाए, प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए, यहाँ तो 130-140 करोड़ की आबादी है। तो जितने लोग यहाँ पर योग करते हैं प्रतिशत में, नेपाल की जो 3 करोड़ के लगभग 3.5 करोड़ होंगे आप लोग, उसकी आबादी में यदि प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है कि प्रतिदिन योग करने वालों की संख्या भी नेपाल में ज़्यादा है पूरे विश्व के दृष्टि से। यदि उसको हम देखते हैं कि योग कक्षाओं के हिसाब से भी देखा जाए तो नेपाल आगे है, और यदि समर्पित कार्यकर्ताओं और योग शिक्षक और शिक्षिकाओं की बात की जाए तो भी नेपाल आगे है। तो वह सागर माथा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयाँ, तो जो सबसे ऊंची चोटी आपके पास है, तो आपको भी उच्च कोटि का बन करके दिखाना है हर क्षेत्र में। यह संकल्प आपको लेना है। साधन से बड़े नहीं बनते हैं, संकल्प से बड़े बनते हैं। यह योग का संकल्प आपको बहुत बड़ा बनाएगा, बहुत ऊंचा उठाएगा। बस इस संकल्प को पकड़ करके रखना, इसको कभी पकड़ को कभी कमजोर या ढीला मत होने देना। एक ही संकल्प लो, जिस तरह से आप लगे हैं। कोई कुछ भी कहे, प्रशंसा करे, तो भी फूल करके गुप्पा नहीं हो जाना कि वाह मैं तो बहुत बड़ा हो गया हूँ। नहीं, कभी कभी अति प्रशंसा में आदमी चक्कर में पड़ जाता है तो अपने काम को छोड़ देता है। या कभी कोई कहे कि क्या फालतू के काम में लग रहा है, तब भी विचलित मत होना, क्योंकि आदमी दोनों तरह से विचलित हो जाता है। तो कोई विचलितता, कोई भी बात, कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थितियां, कोई भी प्रतिकूलता, कोई भी अति अनुकूलता, कोई भी हर्ष, कोई भी शोक आपको विचलित न कर पाए। आपको इस पथ से, इस मिशन की दृढ़ता से कहीं कोई डिगा न पाए, यह संकल्प आपको लेकर के आगे बढ़ना है। दुनिया में जब योग की बात हो, मेरी इच्छा यह है कि घर घर में योग करने की यदि बात की जाए, क्योंकि भारत बहुत बड़ा है, यहाँ विविधताएं भी बहुत हैं। योग के लिए समर्पित होने वाले लोगों की संख्या भी करोड़ों में है, तो योग के नाम पर आंख दिखाने वालों की संख्या भी करोड़ों है। पर नेपाल में ऐसा नहीं है, योग का विरोधी नहीं है। वहाँ पर किसी की हिम्मत नहीं है। हालांकि अभी वहाँ भी पर्चे पुर्चे छपने लगे हैं। दुर्भाग्य है नेपाल का, मेरे पास भी पहुँच जाते हैं, परंतु ऐसे जो सांप है ना, जो अभी थोड़े थोड़े से फन जो उठा रहे हैं, उनको कुचलने का काम भी योग के सिवा दूसरी किसी चीज़ से नहीं हो सकता। जो संस्कृति से विमुख हैं, संस्कृति के विरुद्ध हैं, उनको हमको हथियार और डंडों से नहीं, बंदूक से और तोप से नहीं, हमको योग से जवाब देना है। योग के अंदर इतनी शक्ति है कि उसका मन और उसका विचार बदल जाए, जो इस तरह के कलुषित मनसूबे वाले लोगों के लिए कहीं पर भी कोई स्थान न बचे। पीछे यह भी प्रयास किया गया, नेपालियों को नेपालियों से भिड़ाने का जो कुत्सित प्रयास हुआ, आपस में बड़ी खाइयाँ बनी। मैं यहाँ बैठ कर के देखता था, मेरे दिल में बड़ी पीड़ा होती थी, दिल रो उठता था। मुझे लगता था कि यह कार्य आपस में आप तो नहीं कर सकते हो। एक दूसरे को देख करके जो प्रेम और अपनापन था, जो एक माया का भाव था, वो भाव खत्म होकर के एक दूसरे को देख करके आप कहीं खून के प्यासे और एक दूसरे से झगड़ने के लिए उतावले हो रहे हैं। तो यह किसके द्वारा प्रायोजित था? उस प्रायोजित पने से आप बाहर निकल करके आए। और आगे भी हमारे सभी योग शिक्षक ये संकल्प लेकर के जाना, नेपाल को चाहे जातियों के खाइयों में या समूह के खाइयों में
पहाड़ी मदेशी और मैदानों की खाइयों में बंटने नहीं देना। यह जिम्मेदारी भी आपकी है। कुछ भी हो जाए, उन भटके हुए को भी सुलझाना, समझाना, उनको एकाकार करना भी यह आपका दायित्व है। उस भूमि पर, उस धरती पर वह रहता है, वह आपका भाई है, आपकी बहन है। यह भाव आपके अंदर होना चाहिए। जिस तरह से आप अपने परिवार के लिए सोचते हैं, जिस तरह से आप अपने घर के लिए सोचते हैं, मेरे भाइयों और मेरे बहनों, आप उसी तरह से अपने देश के लिए सोच लेना। जब राष्ट्र प्रथम होगा तो कभी कोई काम गलत नहीं होगा। तो देश हित को आगे रखना, संस्कृति हित को आगे रखना, उस देश प्रेम को और उस संस्कृति प्रेम को यदि दुनिया में कोई बेहतरीन ढंग से बता सकता है, सिखा सकता है, तो श्रद्धेय स्वामी जी से बढ़िया कोई नहीं बता सकता है। कई बार नेपाल और भारत के विरुद्ध कई आवाजें उठती हैं, कई बातें होती हैं, उसमें कुछ कारण भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई कारण नहीं है, पर उन कारणों को जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, जिस तरह से भ्रमित करने का प्रयास किया जाता है, उसको भी रोकने का काम हमारे पतंजलि योग समिति के शिक्षक और शिक्षिका ही कर सकती हैं। आज भारत के लोगों को पता है, नेपाल के लोगों को पता है, यदि कोई कठिनाइयां हैं तो दूर होनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि कठिनाइयों में, भ्रम और भ्रांतियों में हमको जीना चाहिए, परंतु उन भ्रांतियों और यदि उन विषमताओं को कोई दूर कर सकता है तो वह भी आप और हम कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसको भी हमको समझाना है। कई लोग कई तरह से भटकाने का प्रयास करते हैं। आपको बड़ा बनना है, आपको बड़ा काम करना है, आपको संस्कृति और परंपरा को अपने कंधे पर ले करके यदि उस झंडे को आगे बढ़ना है तो आपको विशाल होना होगा। अपनी दृष्टि को, अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को बहुत विशाल बनाना होगा। सामान्य विचारों से कोई बड़ा नहीं हुआ करता है, और यदि आप बड़ा बनने की सोचे, साधन तो अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। साधन से बड़ा नहीं होता है, संकल्प से बड़ा होता है। जिसका संकल्प बड़ा हो तो सारी दुनिया आपको साधन देने के लिए खड़ी मिलेगी। घर से निकलिए, सोचिए। श्रद्धेय स्वामी जी ने आह्वान किया है। कईयों को लगता है कि मैं घर से बाहर निकलूंगा, मेरे घर का क्या होगा, गृहस्थ का क्या होगा, मेरी भावनाओं का क्या होगा, मेरी इच्छाओं का क्या होगा, मेरे को तो अब शादी करनी, ब्याह करना है, बच्चे पालने हैं और पता नहीं क्या क्या करने हैं। वो तो सारी दुनिया कर रही है, कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है। जो छोटी इच्छाएं हैं, छोटी कामनाएं हैं, छोटी वासनाएं हैं, छोटी 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 जो दुनिया में जो हमको भटकाने वाली जो विचार हैं, उन विचारों से, उस निद्रा से, उस तंद्रा से एक बार झटके से पूरी ताकत से बाहर निकल करके तो देखो, फिर तुमको प्रकाश दिखाई देगा। तुम्हें वह प्रकाश दिखाई देगा जिस प्रकाश की कल्पना तुमने कभी की नहीं है। दरअसल मकोड़े की तरह से हम अपने जाल को बना करके, माकुरो, ठीक है, माकुरो लेके घर छ, आपनो जाल बनाऊं छ, पेरी को फंस छ, तो माकुरो से कम हो आप। अब तो नहीं हो माकुरो, ठीक है, तो जाल से तो निकल करके हरिद्वार पहुंचे हो, पर उससे बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे पहुंचना है। आपने रास्ता देख भी लिया है, अपने मार्ग को पहचान भी लिया है, आपको अपने जीवन का लक्ष्य थोड़ा थोड़ा समझ में भी आने लगा है। पर जो समझ में आया है ना, बस इतना और समझ लेना कि हमको पूरा समझना है, पूरा समझ करके पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ में उसको पाने के लिए जुट जाना है। पहले मन से, फिर वाणी से,
फिर विचार से, फिर कर्म से उसको सिद्ध किया जाता है। इसको कभी मत भूलना। तो विचार आपके बन गए हैं, वाणी में योग है, अब जीवन योगमय हो जाए। छोटे छोटे दोषों से बहुत अच्छा काम करते हैं आप, बहुत बढ़िया हो रहा होता है, परंतु कभी कभी हम ऐसी वाणी बोलते हैं, हम ऐसा व्यवहार करते हैं, हम तो अच्छा काम कर रहे होते हैं, अच्छा कार्यकर्ता वह होता है जो बेहतर काम तो करे पर दूसरों को भी बेहतरी के साथ काम पर लगा सके, वो सबसे अच्छा कार्यकर्ता होता है। कईयों को लगता है मैं तो बढ़िया करता हूं, मैं तो राम्रो गर्छु, परंतु अरूहरूलाई पनि तो राम्रो गराउने क्षमता, गुण को विकास करना पर्छ कि इस तरह के गुणों को विकसित करिए, इस तरह की क्षमताओं को विकसित करिए, जिससे कि नेपाल आने वाले थोड़े से समय में वह विश्व का अग्रणी राष्ट्रों में उसको गिना जाने लगे। चाहे वो शिक्षा के रूप में, चाहे वो स्वास्थ्य के रूप में, चाहे वो खेल के रूप में, चाहे वो कृषि के रूप में, विविध रूपों में असीम संभावनाओं वाला देश है। क्योंकि दुनिया में जो कुछ भी संभव है वो पुरुषार्थ से संभव है, और नेपाली दुनिया के सबसे पुरुषार्थी कौमों में एक है। इसलिए पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है। पुरुषार्थ करोगे तो तुम्हारे लिए कुछ भी अलंघ्य और अप्राप्य नहीं है, सब कुछ संभव है। तो इस पुरुषार्थ की शक्ति से, योग की विधा से, ऋषियों की परंपरा को आगे रखते हुए, श्रद्धेय स्वामी जी के संकल्प को, उनके विचार को, भावनाओं को हृदय में धारण करते हुए आप आगे बढ़िए। हमारी भी प्रबल इच्छा यही है कि नेपाल के लिए बहुत कुछ करना है। उसको करने का जो स्वरूप है, श्रद्धेय स्वामी जी की प्राथमिकता में, कार्यों की प्राथमिकता में, जैसे मैंने कहा कि राजनीतिक सीमाएं हम अलग अलग रूप में, अलग अलग सीमाओं में, उन मर्यादाओं में बंधे हैं, पर भावनाओं की और संस्कृति की, आध्यात्म की सीमाओं में हम कहीं बटे और बंधे नहीं। वह एक हैं, सीमा रहित हैं और हमेशा रहेंगे। और मैं यूँ कहूँ कि श्रद्धेय स्वामी जी की कोई भी योजना है उस हिमालय की शिखर से शुरू होती है, उसके बाद में समुद्र तक पहुँचती है। तो उस हिमालय की शिखर के तलहटियों में रहने वाले आप सब के लिए वही भाव है जो बाकी एरिया में रहने वालों के लिए हो सकता है। मैं कहूँ कि उनसे भी ज़्यादा भाव वहाँ के लिए है, क्योंकि गुरु के लिए प्रिय राजनीतिक सीमाओं से बंधे हुए कारण से नहीं होते हैं। गुरुओं के लिए वह प्रिय होते हैं जो उनके लक्ष्य और भावनाओं को समझते हैं, उस मिशन के लिए जीने वाले, जहाँ कहीं वह शक्ति और ऊर्जा संपन्न लोग होते हैं, उनके लिए वो प्रिय होते हैं। आप उस ऊर्जा और शक्ति से लबालब भरे हुए हैं, इसलिए श्रद्धेय स्वामी जी के आप प्रिय हैं। और उसको पूर्ण करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर उन सेवा के कार्यों को नेपाल में शुरू किया जाएगा। तो आइए इस पूरे संकल्प के साथ में नेपाल में अभी बहुत बड़ा पतंजलि योगपीठ का भवन काम शुरू होने वाला है। ड्राइंग बने हुए बहुत दिन हो गए, और एक थोड़ी सी जो चीज़ें हैं वह बनने के लिए अभी शुरू हुई थी। तो मैं हमेशा श्रद्धेय स्वामी जी की भी इच्छा थी, जैसे यहाँ शिविर होता है, कम से कम 3-4 हज़ार लोगों का वहाँ पर भी शिविर का आयोजन हो, वहाँ पर भी रहने की व्यवस्था हो, 100-200 लोगों की आईपीडी की व्यवस्था हो। नेपाल का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल और योग सेंटर भी लगभग 1 साल के अंदर बन करके तैयार हो जाएगा। मैंने बताया था उस दिन आपको, आयुर्वेदिक कॉलेज भी आज नेपाल का सबसे बेहतरीन कॉलेज के रूप में वहाँ पर आयुर्वेदिक कॉलेज चल रहा है, उसको हम और व्यवस्थित करने वाले हैं। थोड़ा सा समय निकाल करके श्रद्धेय स्वामी जी और हम भी उधर आएंगे, और नेपाल में इतना ही नहीं, एक बड़ा भव्य आयुर्वेदिक संस्थान बने, रिसर्च के लिए काम हो। नेपाल की पूरी संभावना जड़ी बूटियों पर है,
आज पूरी दुनिया हर्बल मेडिसिन को लेकर के, प्लांट बेस्ड मेडिसिन को लेकर के बहुत उत्साहित है। नेचुरल मेडिसिन के रूप में और फाइटोकेमिकल के रूप में, आज प्रोबायोटिक के रूप में, न्यूट्रिशूटिकल के रूप में विविध तरह के पदार्थों का प्रयोग, धीरे धीरे एलोपैथिक दवाइयाँ, केमिकल वाली चीज़ों से लोग बचने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आज उन दवाइयों के दुष्प्रभाव से जितना बीमारी से परेशान हैं लोग, उससे ज़्यादा उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट और उनके द्वारा होने वाली बीमारियों से आज दुनिया भयानक स्थिति में पहुंच रही है। उससे बचने का उपाय है प्राकृतिक जड़ी बूटियां, और आप जड़ी बूटियों के खजाने में बैठे हुए हो, इसलिए आपकी महत्ता पूरी दुनिया में बढ़ने वाली है। नेपाल की सारी जड़ी बूटियां काफ़ी तो भारत में भी 2 नंबरी ढंग से आ जाती हैं, चाइना लूट करके ले जा रहा है, तो वह व्यवस्थित रूप से किस तरह से उनका संरक्षण हो, संवर्धन हो, सही रास्ते से लोगों तक पहुँचे। अभी भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि नेपाल की जड़ी बूटियों का 1 नंबरी पूरी विधि विधान और जो सरकार के नियम और कानून के ढंग से खरीदने वाली सबसे बड़ी संस्था है तो वो पतंजलि योग पीठ है, दूसरी संस्थाएं नहीं खरीद रही। आज भारतवर्ष के लोग स्वस्थ हो रहे हैं दवाई खा करके, आयुर्वेद की दवाइयों को लेकर के, तो बहुत बड़ा योगदान मेरे भाई उसमें नेपाल का है और आप लोगों का है, यह भी आपको गर्व होना चाहिए। आज उन जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए बहुत काम करने की आवश्यकता है। उस कार्य को श्रद्धेय स्वामी जी बहुत बड़े रूप में करने के लिए योजना बना रहे हैं। बहुत जल्दी वह योजना को हम वहाँ क्रियान्वयन करने वाले हैं। मैंने आप लोगों से निवेदन किया था कि पतंजलि योग पीठ की छोटी छोटी संस्थाएं खोल डालिए। श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि जो भी सहयोग होगा हम आपको यहाँ से प्रदान करेंगे, कुछ दान वहाँ से इकट्ठा करो। दोनों बातें होती हैं। मुझे इस बात के लिए भी गर्व है, नेपालियों में चाहे भूखे पेट रहने की आदत हो तो दान करने की आदत भी वहाँ पर है। अच्छे काम के लिए चाहे जितना भी हो सके। मुझे याद है हम छोटे छोटे थे, घर में नेपाल के एक गांव में रहते थे। घर में खाने के लिए ढंग से अनाज तो नहीं था, पर जो जोगी आते थे ना, अब तो हम ही जोगी बन गए, अलग बात है। जब मांगने के लिए आते थे, माँ कहती थी कि किसी को खाली हाथ नहीं लौटाना, चाहे एक मुट्ठी हम अनाज देते थे पर हमने खाली हाथ नहीं लौटाया। ये संस्कृति नेपाल में है, यह परंपरा वहाँ पर है। किसी को भूखे नहीं भेजना, किसी को खाली हाथ नहीं लौटाना। हमको नहीं पता कि कभी गांव से कभी दूध की आवश्यकता रही हो तो कभी खरीदा गया हो। सब कुछ तो कि आज हमारे लिए आवश्यकता है, हम मांग लाएं, कल दूसरे को आवश्यकता होती है दूसरे को दे दें। ये परिपाटी वहाँ की ताकत रही है। इस परंपरा को विखंडित मत होने देना, खंडित मत होने देना, टुकड़े टुकड़े मत होने देना। इनको विखंडित रखना है, इसको सर्वथा अक्षुण्ण बनाए रखना है, ये ध्यान रख लेना। तो थोड़े थोड़े दानों से, छोटे छोटे सहयोग से, भारत में भी बहुत आते हैं दान देने के लिए, बहुत अच्छे दानशील यहाँ भी लोग हैं। पर मैंने देखा नेपाल में जिनके पास, अभी एक भाई आए कहने लगे जी मेरे पास 40 रोपनी ज़मीन है, मैं उसमें से 35 रोपनी दान करना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों? बोले 5 रोपनी में मैं अपनी ज़िंदगी का गुजार बसार कर लूँगा। यह भाव हमारे हृदय को छूता है। हमारा मन कहता है कि जो अभी हम कम काम कर रहे हैं, जो कभी कभी हम थक जाते हैं, अथाह पुरुषार्थ, अखंड पुरुषार्थ करते हुए कभी कभी मन में आता है कि यह इतना काम हम क्यों कर रहे हैं। जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमको लगता है कि जो हम काम कर रहे हैं वो थोड़ा है, हमको और ज़्यादा करना चाहिए। ऐसे भावना से लोग हैं। आप जब समाज में काम के लिए जुटेंगे, देने वाले आपको मिलेंगे, भावना वाले लोग आपको मिलेंगे,
तो कभी कमज़ोर मत होना, कभी थकना नहीं, कभी रुकना नहीं, आप जुटे रहना, लगे रहना, आगे बढ़े रहना। बस बढ़ते रहोगे, लोग मिलते रहेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम 76 जिलों में आपके यह खुशखबरी आप प्रयास करिए। कुछ 2-3 जिलों के भाई यहाँ पर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो पास के ज़िले वाले हैं वो लोग जा कर के प्रयास करिए कि उन ज़िलों में भी अभी संगठन को खड़ा करिए। कम से कम प्रत्येक ज़िलों में, प्रत्येक स्थान पर जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहाँ पर एक एक छोटा सही पतंजलि योग पीठ बनाने की संकल्प के साथ आप यहाँ से जाइए। नेपाल में बहुत संभावनाएं हैं स्पोर्ट्स को लेकर के, खेल कूद को लेकर के और विविध कार्यों को, बौद्धिक क्षमताएं वहाँ बहुत हैं। मैंने निवेदन ये किया कि जहाँ जहाँ पर पतंजलि योग पीठ की शाखाएं बनेंगी वहाँ पर जो अच्छे भाई बहन हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उनको कहिए, प्रेरित करिए कि वहाँ कुछ 2-3 घंटा सेवादान दे दें और सब जगह पर बच्चों को पढ़ाने के लिए निःशुल्क ट्यूशन की व्यवस्थाएं आप वहाँ पर कर डालिए। देखिए आप शिक्षा की ज्योति कैसे जलती है। थोड़े से समय पर आप पूरे नेपाल को साक्षरता से ही नहीं अपितु पूरी विद्वता से परिपूर्ण, योग्य बच्चों से परिपूर्ण, विद्यार्थियों से परिपूर्ण नेपाल बना सकेंगे। जो भी गेम्स और खेलों का आयोजन है, मैंने कहा था कि जो सभा और सोसाइटी के जो काम हैं, सामूहिकता के गोष्ठी आदि के कार्यों के लिए उस जगह का प्रयोग हो, जनता के लिए काम आ जाए, ऐसे संस्थान का निर्माण करके वहाँ पर 1-2 जो ऑफिस है, कार्यालय है पतंजलि योगपीठ के, अन्य गतिविधियों को लोगों तक, जन जन तक पहुँचाने के लिए भी उसका सदुपयोग हो जाए। इस तरह से एक सेंटर की और ट्रेनिंग स्थानों की आप योजना बनाइए और मुझे विश्वास है कि यह कार्य आप दृढ़ता के साथ करेंगे तो 1 साल के अंदर अंदर यह गुड न्यूज़ आप दे देंगे कि जितने जिले थे उससे दुगुने हमने संस्था खड़ा कर दी।